Hello students, welcome back to your own channel. Your Priya ma'am is going to teach you today NCERT Beehive Book English Class 9 Chapter 2 The Sound of Music. So आज के इस वीडियो में Sound of Music का फर्स्ट पार्ट हम लोग पढ़ेंगे. So the part 1 story is by Deborah Colley एंड इसमें हम लोग एक म्यूजिशियन, एक लड़की के बारे में जानेंगे जिसका नाम है एवेलिन ग्लेनी. एंड पार्ट 1 का जो हेडिंग है वो है कि एवेलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट. तो इससे आपको पता चल गया होगा, एक आइडिया लग गया होगा कि इस स्टोरी में क्या है. सो द स्टोरी इज़ अबाउट अ रशियन गर्ल हुज नेम वाज एवेलिन ग्लेनी एंड इन स्पाइट ऑफ बीइंग डेफ she was able to make her life a very successful story. So without any delay, let's start exploring the video. Before you read, देख लेते हैं पहले. God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. भगवान ने उससे कुछ उसकी सुनने की ताकत छीन ली थी, लेकिन उसको कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी गिफ्ट किया था. अब दिस इज़ समथिंग आप जानते होंगे कि कोई भी पर्सन अगर डिसेबल हो किसी भी बॉडी पार्ट से तो भगवान उसको ऐसी एबिलिटी दे देते हैं, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देते हैं ताकि वो अपने लाइफ में कोप अप कर सके और सक्सेस को पाए. वॉट वी हियर शी फील्स फार मोर डीपली दैन एनी ऑफ अस. दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटिफुली. यानी कि जो हम सुनते हैं वो फील करती थी, और इसी वजह से यही कारण था कि वो म्यूज़िक को इतनी डीपली समझ पाती थी और उसको एक्सप्रेस कर पाती थी बहुत ही खूबसूरती से, एक आम इंसान से ज़्यादा अच्छे से. रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ अ पर्सन हु फॉट अगेंस्ट अ फिजिकल डिसेबिलिटी एंड मेड हर लाइफ अ सक्सेसफुल स्टोरी. ये जो फॉलोइंग अकाउंट है, ये स्टोरी है, एक ऐसे इंसान के बारे में है जिसने अपने फिजिकल डिसेबिलिटी को फॉट करके अपने लाइफ को एक सक्सेसफुल स्टोरी के रूप में चेंज किया. रश आवर क्राउड्स जॉसल फॉर पोजिशन ऑन द बैकग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म. A slight girl, looking younger than her 17 years, was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train. It was her first day at the prestigious Royal Academy of Music in London, and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. But this aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf. यहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग समझिए. जॉसल का मतलब होता है भीड़ में धक्का मुक्की करना. पुश रफली यानी एक दूसरे को बुरी तरह से धक्का दे करके आगे बढ़ना. तो ये जो रश आवर क्राउड्स है, यानी कि भीड़ भाड़ वाला जो टाइम होता है ट्रेन के प्लेटफॉर्म पे, जब लोग एक दूसरे को धक्का दे करके आगे बढ़ते हैं ना ट्रेन तक पहुंचने के लिए, अपने डेस्टिनेशन को जाने की होड़ में. तो अभी वहाँ पर ही क्या कर रही है वो, एक जो पतली सी लड़की, स्लाइड गर्ल. स्लाइड का मतलब होता है थिन और छोटी हाइट में भी. लुकिंग यंगर दैन हर 17 ईयर्स, और अपने 17वें साल में जो अभी उसका एज था वो 17 ईयर्स था, उससे भी वो छोटी दिख रही थी. एंड वॉज नर्वस येट एक्साइटेड, वो नर्वस भी थी, एक्साइटेड भी थी. एंड शी फेल्ट द वाइब्रेशन, उसने वहाँ की वाइब्रेशन को फील किया. किस चीज़ की वाइब्रेशन? द अप्रोचिंग ट्रेन, यानी जो ट्रेन आ रही थी उसकी वाइब्रेशन को उसने फील कर लिया, और इस वजह से उस भीड़ में वो भी रफली आगे बढ़ रही थी, रसल करते हुए, जॉसल करते हुए. ठीक है. इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक. ये उसका पहला दिन था जब वो लंदन में एक म्यूज़िक परफॉर्मेंस के लिए जा रही थी, उसके रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंदन. एंड डॉन्टिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फार्म. स्कॉटिश का मतलब जो स्कॉटलैंड के फार्म में गांव, जो गांव होते हैं, और स्कॉटिश स्कॉटलैंड के लोगों को कहा जाता है. तो एक ऐसी लड़की जो कॉमनर थी, फ्रेश थी, बिल्कुल नई नोवाइस थी और चीज़ों को सीखना अभी स्टार्ट ही कर रही थी. तो वहाँ के गांव की एक सिंपल सी लड़की के लिए, जो कि एक टीनेजर है, ये बहुत ही डॉन्टिंग एक्सपीरियंस था. डॉन्टिंग का मतलब काफ़ी डरावना, और क्योंकि वो परफॉर्म करने वाली थी कहाँ पर? रॉयल अकेडमी में, है ना, वो भी लंदन में. बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन, एस्पायरिंग का मतलब होता है जो अभी अभी सीख रही हो, है ना, सीखने की इच्छा रखती हो. तो ऐसी एक म्यूजिशियन जो कि उसके पास एक और बहुत बड़ा चैलेंज था, बिगर चैलेंज उसको क्या कहा जा रहा है, और वो ये था कि शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ. पूरी तरह से वो डेफ थी, यानी अनएबल टू हियर, सुनने में अक्षम थी, बहरी थी. सेकेंड पैराग्राफ सेज कि एवेलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल.
यानी कि उसकी जो लॉस ऑफ हियरिंग थी, सुनने की शक्ति जो गई थी, वो ग्रेजुअली गई थी। ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे करके। वो बाय बर्थ ही डेफ नहीं थी, जन्म से ही बहरी नहीं थी, बल्कि धीरे धीरे उसने ये एबिलिटी खो दी थी। हर मदर रिमेंबर्स, उसकी माँ याद करती हैं, नोटिसिंग, कुछ चीज़ जब उन्होंने नोटिस की थी, समथिंग वॉज रॉन्ग, कुछ तो गलत है, ऐसा उन्होंने फील किया था। कब? When the 8-year-old एवेलिन, जब एवेलिन 8 साल की थी, and was waiting to play the piano, और वो पियानो को बजाने के लिए अपनी बारी का इंतज़ार कर रही थी। अब उसकी माँ कहती है, यहाँ पर एक इन्वर्टेड कॉमा में एक डायरेक्ट स्पीच दिया गया है कि दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव, आई सडनली रियलाइज शी हैडंट हर्ड। उसकी माँ कहती हैं कि उन्होंने उसका नाम बुलाया है ना परफॉर्म करने के लिए, लेकिन वो हिली भी नहीं, और मुझे अचानक से रियलाइज़ हुआ कि ये सुन नहीं सकती थी। सेज आइजाबेल ग्लैनी, आइजाबेल ग्लैनी उसकी मम्मी का नाम है। तो उन्होंने ऐसा कहा कि मैंने जब वो 8 साल की थी तब ये रियलाइज़ किया था। फॉर क्वाइट अ वाइल एवेलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डेफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स, यानी कि कुछ दिनों तक, क्वाइट अ वाइल, कुछ दिनों तक तो उन्होंने मैनेज कर लिया ये चीज़ को कंसील करना। कंसील का मतलब होता है टू हाइड, छुपा लेना। तो अपने ग्रोइंग डेफनेस, यानी कि उनकी उस टाइम से ही उनकी जो डेफनेस थी, उनका बहरापन बढ़ता जा रहा था, और कुछ टाइम तक उन्होंने मैनेज कर लिया अपने फ्रेंड्स और अपने टीचर से इस बात को छुपाना कि उनके अंदर ये कमी आ रही है, वो सुनने में असक्षम होती जा रही हैं। बट बाय द टाइम शी वॉज 11, her marks had deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a specialist. उस टाइम तक वो 11 साल की थी, है ना, और उनके मार्क्स डिटेरियोरेटेड का मतलब कमतर होते जा रहे थे, धीरे धीरे कम होते जा रहे थे मार्क्स, वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी स्कूल में। एंड उनकी जो हेड मिस्ट्रेस थी, उनकी प्रिंसिपल, उन्होंने अर्ज किया था, अर्ज का मतलब रिक्वेस्ट करना, किसको? उनके पेरेंट्स को, हर पेरेंट्स, किस लिए? टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट, उनको किसी स्पेशलिस्ट, किसी ऐसे डॉक्टर के पास लेकर जाने के लिए रिक्वेस्ट किया, ताकि उनकी ये जो डिसेबिलिटी आती जा रही है इसको ट्रीट किया जा सके, ठीक किया जा सके। It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. और ये तभी था जब इन्होंने ये डिस्कवर किया, ये पाया इन लोगों ने कि इनकी जो सुनने की क्षमता जा रही थी, है ना, वो सीवरली यानी बुरी तरह से, इम्पेयर्ड का मतलब होता है कमज़ोर हो जाना, है ना, बहुत ज़्यादा तौर पर डैमेज हो चुकी थी, कमज़ोर हो चुकी थी। और ये क्यों हुआ था? क्योंकि एज अ रिज़ल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज, इनके नर्व जो होते हैं ना वो डैमेज हो रहे थे, और यही रीज़न था कानों के कमज़ोर होने का, है ना, उसकी सुनने की क्षमता जो जा रही थी, ये रीज़न था इनके नर्व डैमेज की वजह से। ठीक है। They were advised that she could be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf. उनको एडवाइस किया गया कि इसको हियरिंग एड फिट किया जाए, इसके कानों में हियरिंग एड लगाए ये। और बच्चों आपको तो ये पता ही होगा हियरिंग एड क्यों आते हैं, ये ऐसे मशीन्स होते हैं जो डेफ लोग लगाते हैं, और उनके कान के अकॉर्डिंग डॉक्टर उनको प्रोवाइड करता है ताकि वो सुन सके, है ना, हियरिंग मशीन्स भी इसको बोलते हैं। और उनको क्या एडवाइस किया गया? सेंड टू अ स्कूल फॉर द डेफ, यानी बहरे लोगों के लिए जो स्कूल होता है वहाँ भेजने के लिए इनको एडवाइस मिला। एवरीथिंग सडनली लुक ब्लैक, शेज एवेलिन। एवेलिन कहती हैं कि अचानक से सब कुछ बिल्कुल काला पड़ चुका था, धुंधला, इनके आगे सब कुछ काला सा दिख रहा था। ऐसा सुनने के बाद इनको लगा कि मैं एबनॉर्मली ट्रीट की जाऊंगी और मैं डिसेबल हूँ सुनने में। ये अचानक से इनको पता चला तो ऑब्वियसली इनके दिल पर क्या बीत रही होगी, वी कैन इमेजिन, है ना। तो अचानक से सब कुछ इसलिए कह रही हैं कि अंधेरा सा हो गया, सेज एवेलिन। अगेन यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच दिया गया है। चलिए, थर्ड पैराग्राफ सेज कि बट एवेलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, वो हार मानने वालों में से नहीं थी। शी वॉज डिटरमाइंड, वो मन बना चुकी थी, है ना, दिमाग को अपने डिटरमाइन कर चुकी थी, टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। किस लिए डिटरमाइंड थी वो, क्या करने के लिए? वो पूरी तरह से अपने मन को बना चुकी थी, नॉर्मल लाइफ लीड करने के लिए, एक आम इंसान की तरह जीने के लिए, एंड परस्यू करने के लिए उनके म्यूज़िक में जो इंटरेस्ट है उसको, है ना। कोई अगर आपको म्यूज़िक में इंटरेस्ट होता है तो आप क्या करते हो? म्यूज़िक के लेसन्स लेते हो, है ना। तो एवेलिन ने भी ऐसा मन बना लिया था। One day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. यानी कि अचानक से उन्होंने एक लड़की को जाइलोफोन प्ले करते हुए देखा। सो जो उनको जाइलोफोन प्ले करने की इंस्पिरेशन थी वो एक छोटी सी बच्ची से मिली, है ना। नाउ
वहीं पर उन्होंने डिसाइड कर लिया दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू, वो भी प्ले करना चाहती हैं. मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर बट परकशनिस्ट रॉन फॉब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल. क्या हुआ कि बहुत सारे टीचर्स ने, जब उन्होंने जाइलोफोन सीखने का मन बनाया तो बहुत सारे टीचर्स ने उनको डिस्करेज किया, जबकि होता ऐसा नहीं है. टीचर्स तो एनकरेज करते हैं बच्चों को, डिस्करेज कौन करता है ना. लेकिन उनके टीचर्स ने उनको डिस्करेज किया. लेकिन जो परकशनिस्ट थे, परकशनिस्ट का मतलब होता है जो कि ड्रम्स और तबला जैसे क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले करते हैं, तो रॉन फॉब्स उनका नाम था. उन्होंने स्पॉट कर लिया, यानी उनके अंदर फाइंड आउट किया, एवलिन के अंदर, कि एक पोटेंशियल है इस लड़की में. ही बिगैन बाय ट्यूनिंग 2 लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स. उन्होंने कैसे ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया, एवलिन को कैसे ट्रेनिंग दिया उन्होंने, स्टार्ट कैसे किया, ये देखिए कि उन्होंने ट्यून कर दिया 2 बड़े बड़े ड्रम्स को डिफरेंट नोट्स पर ट्यून किया, है ना, सेट कर दिया. और क्या कहा उन्होंने, इनकी फिर अगेन यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच में है कि उन्होंने जो कहा वो ये था कि डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, अपने कानों से मत सुनो. ही वुड से, वो ऐसा कहते थे, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, है ना, किसी और तरीके से म्यूज़िक को सेंस करने की, समझने की कोशिश करो, है ना. सेज एवलिन, एवलिन ऐसा कहती हैं कि ये उन्होंने कहा था, किसी और की डायरेक्ट स्पीच कौन बता रहा है, एवलिन कह रही है. सडनली आई रियलाइज आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन. अचानक से एवलिन ने ये रियलाइज़ किया, उनके टीचर ने जब उनको बताया कि इसको फील करो, तो अचानक से ये फील करना स्टार्ट करती हैं. कैसे, उन्होंने रियलाइज़ किया, ये पाया कि जो हायर ड्रम्स होते हैं ना, ये उनके वेस्ट यानी उनकी कमर से ऊपर के पोर्शन से ये फील कर पाती थी, एंड लोअर नोट्स ये अपने कमर के नीचे के पोर्शन से फील कर पाती थी. तो ये तरीका था, एवलिन ने म्यूज़िक को फील करना स्टार्ट कर दिया. फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, और जो फोर्ब्स थे जिनको ट्रेनिंग दे रहे थे वो ऐसे ही एक्सरसाइज को रिपीट करते रहे बार बार. एंड सून, जल्दी ही, एवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी. और ऐसे ही एवलिन ने ये रियलाइज़ कर लिया जल्दी ही कि अलग अलग जो म्यूज़िक के नोट्स होते हैं ना, वो एवलिन अपने बॉडी के अलग अलग पार्ट से उसको सेंस कर पाती है, समझ पाती थी. आई हैड लर्नड टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस. इनको क्या करना था, ये कहती हैं कि आई हैड लर्नड टू, मैंने ये सीख लिया, तब तक सीख लिया था कैसे अपने दिमाग को, अपनी बॉडी को साउंड्स और वाइब्रेशन सुनने के लिए खोल करके रखना है, यानी कि कैसे उससे म्यूज़िक समझनी. द रेस्ट वॉज श्योर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क. और इसके बाद जो था वो सिर्फ बहुत हार्ड वर्क और बहुत ही गहरी डिटर्मिनेशन पावर चाहिए थी इनको आगे बढ़ने के लिए, ये ऐसा बताती हैं. शी नेवर लुक बैक फ्रॉम द पॉइंट ऑनवर्ड्स, और यहाँ से वो कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखी. शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद अ यूथ ऑर्केस्ट्रा, एंड बाय द टाइम शी वॉज 16 शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूज़िक हर लाइफ. यानी कि यहाँ से कभी भी पीछे नहीं मुड़ी वो, और कहाँ कहाँ टूर किया, यूनाइटेड किंगडम तक गई विद अ यूथ ऑर्केस्ट्रा, एक यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ उनको लीड करते हुए. एंड बाय द टाइम, तब तक शी वॉज 16, वो 16 साल की हो चुकी थी. शी हैड डिसाइडेड, उन्होंने डिसाइड कर लिया था अपने म्यूज़िक को अपना लाइफ बनाने के लिए. शी ऑडिशनड for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the Academy. एवलिन ने ऑडिशन दिया था रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक के लिए, और वहाँ उनको क्या स्कोर किया, उन्होंने हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किया. और हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी में, यानी कि अभी तक उस एकेडमी में इतना हाईएस्ट मार्क्स किसी को आया ही नहीं था. कैन यू इमेजिन इट. शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रा वर्क टू सोलो परफॉर्मेंसेस. पहले वो अकेले परफॉर्म नहीं करती थी, बल्कि ऑर्केस्ट्रा के साथ ग्रुप में परफॉर्म करती थी, और धीरे धीरे वो सोलो परफॉर्मेंसेस देने लगी, यानी अकेले ही स्टैंड परफॉर्मेंस देने लगी. एट द एंड ऑफ हर 3-year कोर्स, 3 साल के जो उनके कोर्स था उसके अंत में, लास्ट में, शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, और ज़्यादातर जो टॉप के अवार्ड्स थे वो कैप्चर कर चुकी थी, हासिल कर चुकी थी. एंड फॉर ऑल दिस, इस सब के लिए एवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट. यहाँ तक उनको कभी भी ये नहीं लगा कि मैंने काफ़ी हीरोइक कोई काम कर लिया है, बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है. वो सिर्फ इतना कहती थी कि इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर. यानी कि अगर आप बहुत मेहनत करो, कड़ी मेहनत करो, और आप जानते हो कि आप कहाँ जा रहे हो, तो डेफिनेटली आप वहीं पहुँच जाओगे. यानी कि डिटर्मिनेशन चाहिए होती है उनके कहे के अकॉर्डिंग. एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, और वो बिल्कुल
टॉप पर थी, पहुंच गई टॉप पर। द वर्ल्ड्स most sought after multi-percussionist with a mastery of some 1,000 instruments and hectic international schedule। और वो टॉप पर पहुंचने के बाद ऐसी मल्टी परकशनिस्ट हो चुकी थी, बहुत सारे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करती थी वो, और इसके साथ साथ उनको मास्टरी मिली थी सम 1,000 इंस्ट्रूमेंट्स की, बहुत सारे हज़ारों जो इंस्ट्रूमेंट्स थे, एंड हेक्टिक इंटरनेशनल स्केड्यूल, बहुत सारा उनका जो स्केड्यूल था, यानी वो जो अपनी यात्राएं करती थी उसमें काफ़ी बिजी रहती थी, उनका बहुत हेक्टिक स्केड्यूल था, यानी कि कहीं पर भी आने जाने के लिए पहले से उनका स्केड्यूल बनता होगा, है ना, कहाँ कब जाना है, और वो काफ़ी हेक्टिक था, यानी उनको बिल्कुल भी टाइम नहीं था। इट इज़ इंट्रिग्यूइंग टू वॉच एवेलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। कह रहे हैं कि इट इज़ इंट्रिग्यूइंग, काफ़ी फैसिनेटिंग था ये, टू वॉच, क्या करना, देखना एवेलिन को फंक्शन करते हुए, बजाते हुए, सो एफर्टलेसली, यानी उनको बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती थी, बहुत ईजिली प्ले कर जाती थी, विदाउट हियरिंग, यानी नहीं सुनने के बावजूद भी। इन आवर 2 आवर डिस्कशन, यानी 2 घंटे बात हुई जो राइटर है इनसे एवेलिन की, और इसमें ही शी नेवर मिस्ड अ वर्ड, एक भी शब्द उन्होंने मिस नहीं किया, क्योंकि हमारे राइटर उनकी इंटरव्यू कर रहे थे, और इसी में जब उनकी कन्वर्सेशन हो रही थी तो ये कहते हैं कि एक भी शब्द उन्होंने मिस नहीं किया, जबकि वो डेफ थी, बहरी थी, नहीं सुन सकती थी, फिर भी इनकी चीज़ों को वो सुनती जाए, जो भी ये बातें कह रहे थे वो काफ़ी अच्छे से सुन पा रही थी। क्यों? क्योंकि अभी यहाँ पर क्लियर होगा कि वो कैसे सुन रही थी। देखिए, जो ये इन्वर्टेड कॉमा में स्पीच दिया हुआ है कि मैन विथ बुशी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल, शी लाफ्ड, हंसते हुए कहती हैं कि जो बुशी यानी झाड़ीदार जो जिनकी दाढ़ियाँ होती हैं ना, ऐसे जो मर्द होते हैं वो मुझे ट्रबल देते हैं, यानी मुश्किल होती है मुझे। अब ये कैसी ट्रबल थी? ऑब्वियसली इसे समझ में आता है कि वो लिप रीडिंग करती थी, जब वो कोई बोलता था तो कैसे समझती थी? लिप रीडिंग करके, और जिसके ऑब्वियसली जो घनी घनी दाढ़ियाँ होती हैं तो लिप्स दिखते नहीं है, थोड़े छुप जाते, तो इसलिए इनको ट्रबल होती थी लिप रीडिंग करने में, और ये कहते हुए वो हंस पड़ती हैं। तो इससे ये भी पता चलता है कि शी वॉज़ वेरी फ़नी एंड हर सेंस ऑफ ह्यूमर वॉज़ गुड। तो आगे फिर वो कहती हैं कि इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, ये सिर्फ होठों को रीड करना, लिप्स रीडिंग करना ही नहीं था, बल्कि इट्स अ होल फेस, स्पेशली द आईज़, यानी आँखें भी पढ़ती थी वो, और फेस भी पढ़ती थी, ये सब देखकर ही वो बातें करती थी। और ऐसा वो खुद कहती है, शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद अ स्कॉटिश लिट, यानी थोड़ी सी स्कॉटिश लिट के साथ, चूँकि वो स्कॉटलैंड से बिलोंग करती थी, और इसलिए उनके बोलने का जो तरीका था, जो शैली थी, जो एक्सेंट था, वो थोड़ा सा लिट यानी थोड़ी सी स्कॉटिश थी, और इसी तरीके से वो बात करती थी। ऐसा कहते हुए वो फ्लॉलेसली बोल के चली जाती थी, बिल्कुल क्लियरली बोलती थी, विदाउट एनी मिस्टेक। माई स्पीच इज़ क्लियर, मेरी जो बातें हैं, मेरी जो बोली है वो क्लियर है, साफ़ है, क्योंकि बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11, और ये कहती भी है, मानती भी हैं कि मेरी बोली, मेरी जो स्पीच है वो क्लियर इसलिए है क्योंकि मैं 11 साल की उम्र तक सुन सकती थी, शी सेज, वो ऐसा कहती हैं। बट दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज़, और लेकिन इससे ये बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि सुनने की शक्ति जब तक थी तब तक तो उन्होंने स्कॉटलैंड में ही वो रही, और ऑब्वियसली वहाँ की ही चीज़ें उन्होंने सीखी, लेकिन जैसे जैसे वो बाहर गई तो अभी ये बिल्कुल भी उनके ये कहने से ये एक्सप्लेन नहीं होता कि उन्होंने कैसे मैनेज किया, फ्रेंच भी सीख लिया और जापानीज़ भी, जो बेसिक जापानीज़ थी वो भी उनको आती थी, और वो बिल्कुल भी जो उन्होंने एक रीज़न दिया था कि मैं कैसे, मेरी स्पीच इतनी क्लियर है, फ्लॉलेस मैं कैसे बोल पाती हूँ, ये उस चीज़ को जस्टिफाई एक्सप्लेन नहीं करता था कि वो कैसे बाकी के लैंग्वेजेस भी सीख गई, तब तक तो वो सुन नहीं सकती थी, है ना। चलिए 7th नंबर जो हमारा पैरा है, इसमें ये कहा गया है कि एज़ फॉर म्यूज़िक शी एक्सप्लेन्स, जहाँ तक म्यूज़िक की बात है वो एक्सप्लेन करती हैं, कहती हैं कि इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, म्यूज़िक मेरे रगों में दौड़ती है, मेरे हर एक बॉडी पार्ट में म्यूज़िक दौड़ता है। इट टिंगल्स, टिंगल का मतलब होता है गुदगुदी करना, तो इट टिंगल्स इन द स्किन, मेरे स्किन के अंदर भी ये टिंगलिंग करती है। माई चीक बोन्स, मेरे चीक बोन्स से भी मैं म्यूज़िक को फील करती हूँ, एंड इवन इन माई हेयर, और मैं अपने बालों से भी म्यूज़िक फील करती हूँ, ऐसा वो खुद कह रही है। दिस इज़ द डायरेक्ट स्पीच ऑफ एवेलिन। व्हेन शी प्लेज द जाइलोफोन, जब वो जाइलोफोन बजाती थी, शी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इन टू हर फिंगर टिप्स, जाइलोफोन जब वो प्ले करती थी तो उनके फिंगर टिप से म्यूज़िक
पास का जो स्टिक पकड़ती थी वो, उससे उनको म्यूज़िक की जो कैसी वो परफॉर्म कर रही है ये सारी चीज़ें उनके म्यूज़िक उनके फिंगर टिप से होकर के गुजरती थी, है ना, और इससे वो सुन पाती थी. By leaning against the drums, she can feel the resonance flowing into her body. और जब वो ड्रम प्ले करती थी तो उसके ऊपर वो जब झुकी होती थी, लीनिंग का मतलब होता है झुक जाना, तो झुकने से she can feel, वो फील कर पाती थी जो रेजोनेंस होती थी. रेजोनेंस का मतलब जो फ्रिक्वेंसी होती थी म्यूज़िक की, फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, वो उनके पूरे बॉडी में फ्लो करती थी और वो उसी रेजोनेंस से वो म्यूज़िक समझ पाती थी, सुन पाती थी. ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म, और जब लकड़ी का प्लेटफॉर्म होता था तो शी रिमूव्स हर शूज़, अपने जूते उतार देती थी, सो दैट द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स. और जूते क्यों उतारती थी? ताकि जो म्यूज़िक की वाइब्रेशंस हैं वो उनके पैर के बेयर फीट यानी नंगे पैरों के थ्रू उनके लेग्स तक पहुंच सके और वो उसको फील कर सके. Can you imagine how great musician she was? Not surprisingly, Elvin delights her audience. इसमें कोई भी सरप्राइज नहीं है कि वो अपने ऑडियंस को काफ़ी खुश करती थी, डिलाइट करती थी. In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year Award. 1991 में फिलहारमोनिक सोसाइटी ने उनको सोलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया, रॉयल फिलहारमोनिक सोसाइटी ने, है ना. सेज मास्टर परकशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स. जेम्स ब्लेड जो मास्टर परकशनिस्ट थे वो ऐसा कहते हैं, मास्टर का मतलब उस्ताद, जो ऑब्वियसली पहले से ही मास्टर्स ले चुकी है उन्होंने, तो वो ये एक डायरेक्ट स्पीच अगेन यहाँ पर है, उनके द्वारा कही गई बात. क्या कहते हैं कि गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. वॉट वी हियर शी फील्स far more deeply than any of us. That is why she expressed music so beautifully. यानी कि जेम्स ब्लेड्स ने ये कहा था कि गॉड ने उनसे भले ही उनके सुनने की शक्ति छीन ली हो, लेकिन उनको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वापस में दिया है. एंड यही है जो हम सब के अंदर नहीं है. वो म्यूज़िक को फील करती है ना, वो सुन नहीं सकती, उसको फील करती है. फार मोर डीपली दैन एनी ऑफ अस, हम सब से कई ज़्यादा गहराई से सुन सकती है और समझ सकती है म्यूज़िक को. दैट इज़ वाई, इसीलिए शी एक्सप्रेस, वो इतने अच्छे से म्यूज़िक को, इतने ब्यूटीफुली म्यूज़िक को एक्सप्रेस करती है. एवलिन कन्फेसेस दैट शी इज़ समथिंग ऑफ अ वर्काहॉलिक. वो कन्फेस करती हैं एवलिन कि वो समथिंग लाइक वर्काहॉलिक है, काम करने की लत है उनको, है ना. वर्काहॉलिक जैसे अल्कोहलिक होता है, बुरी लत है, वैसे ही वर्काहॉलिक हार्ड वर्क की लत होती है ना. सो ये खुद भी एक्सेप्ट करती हैं कि मैं वर्काहॉलिक हूँ, मुझे काम करने की लत है. और ये कहती हैं कि आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, है ना, मुझे करना ही है काम. ऑफन हार्डर दैन क्लासिकल म्यूजिशियंस, किसी भी क्लासिकल म्यूजिशियन से कई गुना ज़्यादा हार्डर और ज़्यादा मेहनत करनी है. बट द रिवार्ड्स आर इनॉर्मस, लेकिन जो रिवार्ड्स हैं वो इनॉर्मस है, विशाल है ना. अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट्स, एवलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स. यानी कि रेगुलर जो कंसर्ट्स होते थे उनके म्यूज़िक कंसर्ट्स, इसके अलावा भी वो कहाँ कहाँ परफॉर्म करती थी, कंसर्ट्स प्रोग्राम देती थी. प्रिजन्स में यानी जेल में भी और हॉस्पिटल्स में भी, है ना, वो यहाँ पर जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट परफॉर्म करती थी. शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस बाय यंग म्यूजिशियंस. जो यंग म्यूजिशियंस होते हैं, जो सिखाते थे, क्लासेस लेते थे, वहाँ पर भी जाकर ये फ्री ऑफ कॉस्ट कंसर्ट देती थी, अपना प्रोग्राम्स देती थी, क्लासेस देती थी. ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि लोगों को भी काफ़ी मोटिवेट करती रहती थी, है ना, घूम घूम कर प्रोग्राम्स करती थी और फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिजन्स में जाकर, है ना, और हॉस्पिटल्स में जाकर भी लोगों को म्यूज़िक सुनाती थी अपना. और जो टीचर्स होते थे, यंग म्यूजिशियंस होते थे, उनको भी प्रायोरिटी लेकर के, हाई प्रायोरिटी पे उनको लेसन्स देती थी, सिखा देती क्लासेस में जाकर. एन रिचलिन, ये एक नाम है किसका? एन रिचलिन ऑफ द बीथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन सेज. जो डेफ बहरे बच्चों के लिए जो फंड होता है ना, एक लाइक जैसे कि एनजीओज होते हैं ना, वैसे ही जो फंड कलेक्शंस के लिए उनकी एक मे बी कमिटी हो या कुछ भी हो, उसकी जो ओनर थी वो थी एन रिचलिन. और वो ये कहती हैं कि शी इज़ अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन. ये एवलिन के बारे में कह रही हैं कि बहरे बच्चों के लिए ये शाइनिंग इंस्पिरेशन है, चमकती हुई एक ऐसी इंस्पिरेशन है जिससे बच्चे इंस्पायर होंगे, मोटिवेट होंगे, इनको देख करके सीखेंगे. दे सी दैट देयर इज़ नाउ वेयर दैट दे कैन नॉट गो.
She is assigning inspiration for deaf children. They see that there is nowhere that they cannot go. यानी वो देख लेते हैं, वो छोटे बच्चे जो हैं वो उनसे इंस्पायर इसलिए होते हैं ताकि जब किसी बहरे को ऐसा परफॉर्मेंस देता हुआ देखते हैं तो वो ऐसा इंस्पिरेशन ले लेते हैं अपने अंदर ताकि वो ये समझ पाएँ कि ये वो जगह है जहाँ वो नहीं जा सकते, वहाँ भी ये पहुँच चुकी हैं, तो क्यों नहीं हम भी उस जगह पे पहुँच जाएं, है ना। तो ऐसे इंस्पिरेशन बच्चे उनसे लेते थे। Evelyn Glennie has already accomplished more than most people twice her age. यानी ऑलरेडी ये कई सारे ऐसे लोगों से अकम्प्लिश्ड हो चुकी थी जो इनसे डबल थे एज में। She has brought percussion to the front of the orchestra. यानी ऑर्केस्ट्रा के सामने में ये परकशंस को लेकर आई थी। परकशन का मतलब जो होता है, जो क्लासिकल म्यूज़िक था वो पहले ऑर्केस्ट्रा में पीछे के ग्रुप में रहता था, आगे के ग्रुप में परकशंस नहीं रहते थे। पहले क्या होता था कि जो मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स थे वो आगे रहते थे और जो परकशंस होते थे यानी क्लासिकल जो ड्रम्स वगैरह हुए, है ना, ये सब पीछे रहते थे। लेकिन इनके आने से क्या हो गया था कि ऑर्केस्ट्रा में आगे की लाइन में परकशन म्यूजिक से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स रखे जाते थे, है ना। एंड डेमोन्स्ट्रेटेड, ये ऐसा बताती हैं कि दैट इट कैन बी वेरी शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड, पीपल हु लुक टू हर एंड से इफ शी कैन डू इट आई कैन। एंड नॉट द लीस्ट, शी हैज़ गिवन enormous प्लेजर टू मिलियंस। कह रहे हैं कि शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज, वो उन लोगों को इंस्पिरेशन दे चुकी थी हु आर हैंडीकैप, जो हैंडीकैप थे, है ना, जो कहीं ना कहीं अपाहिज थे। पीपल हु लुक टू हर, जो लोग उनको देखते थे, ऐसे लोग जो हैंडीकैप थे वो भी, नॉर्मल लोग भी, और उनको देखकर कि वो क्या कहते थे कि इफ़ शी कैन डू इट, अगर वो कर सकती है तो आई कैन, मैं भी कर सकता हूँ। एंड नॉट द लीस्ट, सिर्फ इतना ही नहीं, शी हैज़ गिवन enormous pleasure to millions, बहुत सारे enormous यानी विशाल एक ऐसे ग्रुप थे लोगों के जिसको उन्होंने प्लेजर, मिलियंस यानी लाखों लोगों को उन्होंने enormous प्लेजर दिया था, बहुत सारी खुशी दी थी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि आप सबको डेबोरा कॉली की ये खूबसूरत सी स्टोरी अबाउट एवेलिन बहुत ही अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी। तो आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू कि आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ बताओगे एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करेंगे। तो होप फॉर द बेस्ट कि आगे का जो वीडियो है वो मैं तुरंत अपलोड करूँ, मे बी टुमारो, मे बी टुडेज़ नाइट। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू पोस्ट पार्ट 2 इस चैप्टर का, जो कि है द सहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। वो भी काफ़ी ही प्यारी, बहुत खूबसूरत स्टोरी है। तो तब तक के लिए ईट हेल्दी एंड स्टे वेल्दी, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। प्लीज़ शेयर इट, एंड अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।